भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन दलों का धन्यवाद करना चाहिए। सभी दलों का धन्यवाद इसलिए बनता है क्योंकि घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार इतना बढ़िया करते हैं कि बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आम जनमानस में जो बात है ही नहीं, या जिस बात को लेकर आम जनमानस में सोच कुछ और है, विचार कुछ और है, या जिस बात को लेकर आम जनमानस मानता है कि इसका कारण बीजेपी नहीं है, उसका कारण बीजेपी है, ये कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दल हैं ये उसे बोल बोल कर आम जनमानस को कन्विंस करते हैं कि भाई ये काम तो बीजेपी ने ही किया है और ये काम तो बीजेपी ने ही करवाया है। डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए बना और एक्ट पार्लियामेंट में बना। उस पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया और डीलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन बनाई गई जस्टिस रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। उन्हें डीलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और डीलिमिटेशन कमीशन को काम सौंपा गया कि आप जम्मू कश्मीर में 90 सीटें कौन कौन सी होंगी उन 90 सीटों को तय कीजिए और 7 सीटें बढ़ाइए। 83 सीटें जम्मू कश्मीर की बनती थी क्योंकि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। जो 4 सीटें लद्दाख की थी वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गई। अब बची 83 सीटें। 83 सीटों के बाद 7 सीटें ऐड होनी थी और उन 7 सीटों की डीलिमिटेशन का काम जो है डीलिमिटेशन कमीशन 90 सीटों की माफ कीजिएगा डीलिमिटेशन का काम डीलिमिटेशन कमीशन को दिया गया। डीलिमिटेशन कमीशन ने जब पहली मीटिंग की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम इस मीटिंग में नहीं जाते और संवैधानिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ये तीनों को डीलिमिटेशन कमीशन का एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। इन्हें डीलिमिटेशन कमीशन की जो डीलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होना है और अपने एतराजात बताने हैं। जहां जिस जगह पर वो एग्री करते हैं वहां पर अपना एग्रीमेंट, और जहां जहां डिसएग्री करते हैं वहां कहना है कि जी हम इसके साथ डिसएग्री करते हैं आपसे। डीलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं हुई तो कहा यह असंवैधानिक है और ये डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कानून चैलेंज्ड है उसी कानून के तहत बनाया हुआ डीलिमिटेशन कमीशन हमें कबूल नहीं है। अब डीलिमिटेशन कमीशन जो कोई भी सिफारिश करेगा, कल अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सुप्रीम कोर्ट मानता है ये कानून असंवैधानिक है और इसे नलिफाई करता है तो डीलिमिटेशन का कमीशन ने जो काम किया होगा वो काम भी सारे का सारा रद्द हो जाएगा। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस समय कही। लेकिन उसके बाद 20 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट जो एसोसिएट मेंबर हैं, 5 लोग जो हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन के समक्ष गए और डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया, जिस ड्राफ्ट में डीलिमिटेशन कमीशन ने ये बात की थी, ये बात बताई कि 7 सीटें जो बढ़ने लगी हैं उसमें से 6 सीटों की बढ़ोतरी जो है वो जम्मू संभाग में होगी और 1 सीट की बढ़ोतरी कश्मीर संभाग में होगी। अब बढ़ोतरी जो है 6 सीटों की जम्मू संभाग में और 1 सीट की कश्मीर संभाग में, जब ये बात बाहर आई तो उसके फौरन बाद बवाल मचा। सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस डीलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट को लेकर यह कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे ये तो बीजेपी वालों का कमीशन है, जैसे बीजेपी वाले कहेंगे वैसे कमीशन ने काम किया। इसके बाद उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया। उन्होंने भी कहा कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं हम रद्द करते हैं। फिर अपनी पार्टी, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। हालांकि लाइन में सबसे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक जो जीवन अपना है वो राजनीतिक जीवन छोड़ दूंगा और मैं अपनी लाइफ अब एंजॉय करूंगा। कोई मतलब नहीं बनता इस बद्दे मजाक की बात कि मैं राजनीतिक जीवन में बना रहा हूं, ये सज्जाद गनी लोन ने कहा। उसके बाद लगातार कश्मीर घाटी से पत्रकार भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, समाज सेवक भी और अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस की बुनियाद पर पॉपुलेशन चूंकि एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, उस पैरामीटर की बुनियाद पर डिसाइड होना चाहिए था और 50 सीटें कश्मीर संभाग को मिलनी चाहिए थी और 40 सीटें जो है वो जम्मू संभाग को मिलनी चाहिए थी। डीलिमिटेशन गलत है। ज्योग्राफी, टफ टेरेन और बाकी तमाम चीजें जिन्हें खातिर में लाकर 6 सीटें जम्मू संभाग की बढ़ाई गई हैं, हमें यह काबिल कबूल
नहीं है। अब ये बात जब आम जनमानस के बीच में जाती है तो जम्मू संभाग के जितने भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो परेशानी में इसलिए कि भाई 6 सीटें तो हमारे संभाग में बढ़नी है, चुनाव हमने यही लड़ना है और हमारी पार्टी जो है नई पार्टी तो है नहीं, सालों से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, कोई नई बात तो करने वाली नहीं है। तो अब सालों से जो राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते रहे हैं, आज जम्मू को 6 सीटें मिलने पर और कश्मीर को केवल मात्र 1 सीट मिलने पर इतना बवाल क्यों काट रहे हैं? आम जम्मू का जनमानस ये सवाल पूछता है कि आरसपुरा से जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जीते थे तो वोट डालने वाला कौन था? आम जम्मू का जनमानस ये पूछता है कि 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 57 सीटें लेकर असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठी हुई थी जम्मू कश्मीर की असेंबली में, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग से किन लोगों ने वोट डाला था? आम जम्मू का जनमानस ये पूछता है कि 2002 और 2008 के बीच में जो पीडीपी को और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी जम्मू संभाग में मिली, जिन सीटों पर कामयाबी जम्मू संभाग में मिली, वोटर कौन था? 2009 और 2014 के बीच में जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अन्य कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो कामयाबी मिली, उस कामयाबी के पीछे कौन था? 2014 से लेकर 2018 तक की 3.5-4 साल के कार्यकाल में देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नगरोटा से जीते और उसके अलावा कमल अरोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशान पर बिश्नाह से जीते। वोट डालने वाला कौन था? आम जम्मू का जनमानस ये पूछता है कि जम्मू संभाग की 6 सीटें अगर बढ़ी हैं तो चुनाव तो जम्मू कश्मीर में होना है। कल जब आपने चुनाव लड़ना है तो जम्मू से भी चुनाव लड़ना है, कश्मीर घाटी से भी चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार किसकी बनेगी ये तय होगा कि किसके पास सबसे बड़ा नंबर होगा। और नंबर गेम को लेकर वो आम जनमानस ये कहता है कि क्या आप ये कहकर कि जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ी हैं और कश्मीर संभाग की केवल मात्र 1 सीट बढ़ी है और इसलिए हमको ये डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन कबूल नहीं है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो जम्मू संभाग में एक मेजॉरिटी हैं हमें वोट डालने वाला नहीं, सिख जो जम्मू संभाग में एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है हमें वोट डालने वाला नहीं, क्रिश्चियन जो जम्मू संभाग में एक माइनॉरिटी है लेकिन उनका भी अच्छा खासा नंबर है वो हमें वोट डालने वाला नहीं, और इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के अलावा कोई भी समुदाय नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कश्मीर बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डालने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर यह कि जब तक कश्मीर संभाग की 50 सीटें नहीं होंगी हम वहीं से जीत के आएंगे और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। तो सरकार फिर वो जम्मू कश्मीर की होगी या केवल मात्र कश्मीर की होगी? ये आम जनमानस सवाल पूछता है कि जो सरकार आप बनाएंगे, जिस सरकार में आधा नंबर कश्मीर का, आधा नंबर जम्मू का होगा, और जो सरकारें जम्मू कश्मीर में चली भी हैं कि कांग्रेस जम्मू से जीतती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कश्मीर से नंबर, पीडीपी के पास कश्मीर से नंबर, तो क्या इसी तरीके से आगे चलता रहेगा? ये आने वाले कल में हमको ये देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू से भी सीटें जीती हैं, कश्मीर से भी सीटें जीती हैं, तब जाकर सरकार बनेगी। आम जनमानस ये सवाल भी पूछता है कि चुनाव लड़ने के लिए क्या यह जरूरी है कि कश्मीर संभाग की सीटें 50 होनी चाहिए? आम जनमानस ये भी पूछता है कि जब आप जम्मू से मड़वा वाड़वन की तरफ निकलते हैं तो कितना वक्त लगता है आपको वहां पहुंचने में? आम जनमानस ये पूछता है जब आप रामनगर से ऊपर महौर की तरफ जाते हैं तो महौर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? आम जनमानस ये पूछता है कि गूल, अरनास, गुलाबगढ़ के इलाकों की तरफ जब आप जम्मू से निकलते हैं तो कितना समय वहां पहुंचने में लगता है? आम जनमानस ये पूछता है कि जब आप डोडा शहर से पहाड़ों की तरफ निकलते हैं और आपको गंदो, भलेसा इन इलाकों में जाना होता है तो कितना वक्त गंदो, भलेसा तक पहुंचने में लगता है? एक बीडीओ को, एक तहसीलदार को, एक डिप्टी कमिश्नर को, एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इन अलग अलग इलाकों में पहुंचने में कितना कितना समय लगता है? और जब एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और उसी एमएलए को डोडा के इन तमाम इलाकों में, रियासी के इन तमाम इलाकों में घूमना पड़ता है तो उसके लिए कितनी दुश्वारी और कितनी दिक्कत की बात होती है? ये आम जनमानस ये सवाल पूछता है। क्या इन दिक्कतों को सामने रखकर फैसला न किया जाए?
आम जनमानस ये भी पूछता है, जब कश्मीर घाटी में आप श्रीनगर से बारामुल्ला की तरफ निकलते हैं तो आपको 3 घंटे लगते हैं बारामुल्ला पहुंचने में, और जब आप जम्मू से मड़वा की तरफ निकलते हैं तो आपको लगभग 12 से 14 घंटे लगते हैं मड़वा पहुंचने में। और अगर आपको मड़वा से किश्तवाड़ आना है, मड़वा के आदमी को अगर हेडक्वार्टर पर पहुंचना है, पाडर के आदमी को अगर हेडक्वार्टर पहुंचना है, तो दुश्वार गुजार रास्तों से, सिंगल लेन रास्तों से गुजरते हुए वो किश्तवाड़ पहुंचता है। यानी आज भी उन इलाकों में पसमानदगी है, आज भी उन इलाकों में बैकवर्डनेस है। क्या इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए नए प्रावधान नहीं होने चाहिए? ये आम जम्मू का जनमानस पूछता है। और आम जम्मू का जनमानस ये भी पूछता है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ और उसके अलावा रियासी, उटकठवा, सांबा में वो तमाम नए बच्चे अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ रहे हैं, अपने बुजुर्गों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप सालों तक जिन राजनीतिक दलों को वोट देते रहे और आपने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का संरक्षण करने वाले लोग हैं, आज ये अगर 6 सीटें जम्मू संभाग में बढ़ी हैं तो इन 6 सीटों के बढ़ने पर इन्हें इतना मलाल, इन्हें इतना दुख, इन्हें इतनी तकलीफ क्यों है? आम जम्मू का जनमानस, जब हम सांबा और कठवा के इलाके में घूमते हैं, सांबा और कठवा के लोग ये पूछते हैं कि अगर आरएसपुरा से मुफ्ती मोहम्मद सैयद चुनाव जीत सकते हैं और जम्मू के किसी भी और इलाके से, किसी भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के मैंडेट पर लोग चुनकर जीतकर आ सकते हैं, तो फिर जम्मू की 6 सीटें बढ़ने की रिकमेंडेशन से, सिर्फ रिकमेंडेशन से, वो कहते हैं अभी तो फाइनल ड्राफ्ट आया ही नहीं, हो सकता है फाइनल ड्राफ्ट में और कुछ बदलाव हो जाए। फाइनल ड्राफ्ट आने से पहले ही 6 सीटों की रिकमेंडेशन पर इतना बवाल जो हो रहा है, वो साफ तौर पर ये दर्शाता है, बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कश्मीर घाटी के अन्य दल हो, उनकी जमीन जम्मू में खिसक चुकी है। वो जानते हैं यहां पर उनके पास वोट शेयर नहीं है, वो जानते हैं कि इन इलाकों में उनके पास वोटर नहीं है, इसीलिए अब वो वावेला मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा नंबर लेकर कश्मीर घाटी से ही आ जाएं कि हमको जम्मू संभाग की जरूरत न पड़े। लेकिन इतिहास पे थोड़ी नजर दौड़ाते हैं। 2014 में पीडीपी के पास अच्छा खासा नंबर घाटी से था और बीजेपी के पास 25 के करीब एमएलए जम्मू से थे। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने यह कहा था कि जम्मू संभाग के 25 एमएलए के मैंडेट को दरकिनार करना या इस मैंडेट को इग्नोर करना हमारे लिए संभव नहीं है। जम्मू संभाग के लोग हमारे अपने लोग हैं, इसलिए हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। बीजेपी के साथ हमारा अलायंस होगा। अलायंस इसलिए क्योंकि हम जम्मू संभाग के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट का हम लोग एहतराम करते हैं और एहतराम करते हैं, इसीलिए हमें ये अलायंस करना पड़ रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जम्मू संभाग के लोगों के एहसासात का, जम्मू संभाग के लोगों के अधिकारों का ख्याल रखा जाए। और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता ये कहते हैं कि जम्मू संभाग की 6 सीटें बढ़ी हैं, ये चलेगा नहीं, ये धर्म के आधार पर है, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये यहाँ की मुस्लिम मेजॉरिटी के खिलाफ है, तो आम जम्मू संभाग का नागरिक ये सोचने पर मजबूर है कि जिन राजनीतिक दलों को एक लंबे अरसे से हम वोट देते आए हैं, जिन राजनीतिक दलों को हमारे पूर्वजों ने वोट दिया, जिन राजनीतिक दलों की सरकारें जम्मू कश्मीर में रहीं, उन राजनीतिक दलों को आज जम्मू संभाग की 6 सीटों की रिकमेंडेशन से इतनी परेशानी है, मिल गई तो कितनी और परेशानी होगी। ये सवाल जो है आम जनमानस पूछता है। सवाल बनता भी है जनमानस का पूछना, इसलिए बनता है क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं, राजनीति हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप कितने बढ़िया आदमी हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये मैटर नहीं करता। यहां मैटर ये करता है आपके पास है क्या। आप अगर आए हैं तो कितने एमएलए लेकर आए हैं, आप अगर आए हैं तो कितने नंबर के साथ आए हैं। तो नंबर गेम है सारी की सारी। नंबर गेम में अपने आप को पहले ही पिछड़ा हुआ कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल क्यों मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। और जब किसी की समझ में नहीं आ रहा तो वो ये सोचकर भी परेशान है कि जो प्रक्रिया डीलिमिटेशन कमीशन ने की, जो एक्सरसाइज डीलिमिटेशन कमीशन ने की, जिस डीलिमिटेशन कमीशन ने 6 सीटें जम्मू संभाग के लिए रिकमेंड की हैं और 1 कश्मीर के लिए रिकमेंड की है, उस एक्सरसाइज का श्रेय देना,
उस एक्सरसाइज के लिए बीजेपी को धन्यवाद देने जैसा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी कश्मीर के दल कह रहे हैं कि ये सारी एक्सरसाइज जो है बीजेपी की ईमा पर हुई है, बीजेपी के कहने पर हुई है। तो आप ये सोचिए कि, और दूसरा, इस एक्सरसाइज को फाइनल एक्सरसाइज इन सभी राजनीतिक दलों ने कैसे मान लिया है। और अगर ये फाइनल एक्सरसाइज नहीं है तो अपना गतिरोध, अपना विरोध, अपनी नाराजगी कमीशन के सामने जाहिर करने की बजाय, कमीशन को बताने की बजाय, कमीशन के सामने लिखित रूप में सब कुछ देने की बजाय, ये सारी नाराजगी सड़कों के ऊपर क्यों है? क्या मान लिया गया कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो 6 सीटों की जम्मू संभाग की रिकमेंडेशन है, 1 सीट की कश्मीर संभाग की रिकमेंडेशन है, वो फाइनल है? जबकि हम जानते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के काम करने का तरीका ही यही है कि एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वो पहले मेंबर पार्लियामेंटों के साथ शेयर किया जाता है, बाद में उसी ड्राफ्ट को आम जनता के बीच में डाला जाता है। आम जनता को भी इजाजत है कि उस ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद जहां जहां पर उनको लगता है यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन ने गलतियां की हैं या ये चीजें ड्राफ्ट में गलत हैं, उन पर एक आम जनमानस अपनी नाराजगी का इजहार लिखित रूप में डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रख सकता है। और उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन उन चीजों को पढ़ने के बाद एक फैसला लेगा और जब अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उस रिपोर्ट में उन तमाम चीजों का भी जिक्र करेगा कि जब हमने ड्राफ्ट दिया था तो ड्राफ्ट के बाद ये सारी रिप्रेजेंटेशंस आई, उन रिप्रेजेंटेशंस को कंसीडर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो यानी फाइनल ड्राफ्ट अभी डीलिमिटेशन कमीशन का आया नहीं, मगर जो बवाल कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल कर रहे हैं वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों ने तय कर लिया है कि उन्हें जम्मू संभाग से चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव केवल उनको कश्मीर संभाग से लड़ना है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि उनके जो लोकल यूनिट जम्मू संभाग में हैं, वो लोकल यूनिट क्या इस बात पर सहमति रखते हैं कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों के साथ?